प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं प्रथम भाषा हिंदी पाठ 6 दो संस्मरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं संजय सिन्हा। संजय सिन्हा वही संजय सिन्हा जिसको आप लोग टीवी पर देखते हैं, तेज पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आते हैं। तो हम उनका परिचय पढ़ते हैं। परिचय: जन्म 1946, पटना, बिहार। संजय सिन्हा जी विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियाँ, संस्मरण आदि अनुभवजन्य हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां: 6.1 रिएक्टर स्केल, उपन्यास, समय, संस्मरण संग्रह। गद्य संबंधी प्रस्तुत प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चयी होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। दूसरे संस्मरण में पारिवारिक रिश्तों, संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, सहायता की, वह आज के समय में अनुकरणीय है। यहाँ लेखक एक अपरिचित व्यक्ति को अपने यहाँ सहारा दे देता है, आश्रय दे देता है और अपने यहाँ रोक लेता है। लेकिन आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि परिचित को भी लोग अपने घर रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर आत्मीयता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। हंस और आदमी। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? यह लेखक प्रश्न कर रहा है। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंडी में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। मेरे मन में ढेरों सारे सवाल उठते। आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ते रहते हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चलता जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास आता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस हैं। ये सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? ये आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ान की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को
बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले से ही पहचान लेता है। वह हवा को काटता है, उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं। माँ कहती है, लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज़्यादा मेहनत करता है। ये प्रश्न कर रहा है बच्चा अपनी माँ से कि लेकिन माँ सबसे आगे वाला क्या ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले रास्ता के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है, ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फ़ायदा? मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार हैं, ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, यानी यह एक कहावत है, कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरे की भलाई करोगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए ये एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये एक बार 10 घंटे उड़ सकते हैं। 10 घंटे? हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज़्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है। फिर जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चलते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और दूसरे हंसों के लिए उड़ान आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चलता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, उसके पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफर तय करते हैं। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानियाँ सुनाती है। कहती है कि हंस मोती खाते हैं, हंसों के पास नीर क्षीर, यानी नीर माने होता है पानी और क्षीर माने होता है दूध। यदि पानी और दूध एक में मिला हो तो हंसों के पास वह विवेक होता है, ऐसी बुद्धि होती है कि वह दोनों को अलग कर देते हैं, यानी नीर क्षीर को अलग करने का विवेक होता है। वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझा या कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। मेरे पंख तब कमज़ोर थे, लेकिन मुझे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिता की तरह लगता, फिर माँ, फिर चाचा चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। दादी तो बूढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, पिता के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। वे सभी संकटों से दो हाथ करके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी जी के लिए बना रहे हैं। यह परिवार है। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूंगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे।
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसे साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। यानी कवि कह रहा है कि एक दिन वो बच्चा कह रहा है कि मैं सबको बताऊंगा। जिस प्रकार से हंस एक साथ मिल करके अपनी उड़ान को आसान बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी एक साथ चल करके, एक साथ मिलजुल करके सभी कामों को, सभी चीज़ों को आसान बना सकते हैं। लेकिन आदमी कहाँ ऐसा होता है, कहाँ होता है। वह एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है। यानी दूसरों के लिए नहीं सोचता, बल्कि वह केवल अपने लिए ही सोचता है, केवल अपने लिए सोचने लगता है। उससे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। अनुशासन शब्द आया हुआ है, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। माँ तो कहती थी कि भगवान ने बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं। सबको साथ लेकर उड़ते हैं, एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हजारों मील उड़ते हैं। सबसे कमजोर हंस भी उनके साथ उड़ लेता है। आदमी ऐसा कहाँ करता है, कहाँ करता है। अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ इन हंसों को रिश्ते का पाठ किसने पढ़ाया है। यानी ये पक्षी हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक आपस में एकता है। और इंसान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी प्राणी इंसान एक दूसरे का टांग खींचने के लिए लगा हुआ है कि एक आदमी यदि आगे बढ़ जाता है तो दूसरा सोचता है कि इसे किस प्रकार से मैं नीचे गिरा दूं। अभी हम दूसरा संस्मरण पढ़ेंगे, आत्मीय रिश्ते। जैसा कि पहले ही बता दिया गया था गद्य संबंधी में कि इसके 2 पक्ष हैं, तो इसमें यानी रिश्तों की बात कही जा रही है। पहले के समय में रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आप देखते हैं कि पहले गांव में शादियां होती थी, बारात आती थी, तब ना तो टेंट था, ना तो बिस्तर थे। लोग एक दूसरे के घर से चारपाइयाँ मांग करके, बिस्तर मांग करके, और गांव वाले पूरे बारात को खिलाते थे। घर पे ही खाना बनता था। सभी गांव की औरतें, यानी जितने भी हमारे सहयोगी होते थे, सब लोग आकर के काम करते थे और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ रह करके हम काम को आसानी से प्राप्त कर देते थे, पूरा कर लेते थे। लेकिन आज व्यक्ति एकाकी हो गया है, यानी एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। इस कारण से व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करने लगा है। किसी के पास उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह गई है। कई साल पहले एक रात हमारे घर की घंटी बजी। तब हम पटना में रहते थे। आधी रात को कौन आया, पिताजी बाहर निकले, सामने 2 लोग खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। पटना वाले हमारे घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल लगी थी, जिसमें हम रात में ताला बंद कर देते और पूरा घर सुरक्षित हो जाता। पिताजी ने ताला खोला, पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए। उन्होंने आगंतुक माने होता है मेहमान, पर
आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। उन्होंने हमें आवाज देकर बुलाया और कहा कि ये लोग फला जगह से आए हैं और इन्हें तुम्हारी बुआ जी ने भेजा है। बुआ जी ने भेजा है। वाह! अब हमारे लिए जानना जरूरी नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आए हैं। बुआ जी का कहा पत्थर की लकीर था। पत्थर की लकीर यह एक प्रकार का मुहावरा है जिसको टाला ना जा सके। अमिट उन्हें हमारी बुआ जी ने भेजा था, यही जान लेना बहुत बड़ी बात थी। सर्दी की रात थी। फटाफट उनके सोने के लिए एक बिस्तर का इंतजाम किया गया। हम दोनों भाई दो रजाई में लेटे थे। हमारी एक रजाई ले ली गई और कहा गया कि दोनों भाई एक रजाई में घुस जाओ। एक रजाई नए मेहमान को देनी है। हमें याद है कि हम पहली बार उनसे मिले थे। पिताजी ने अपनी बड़ी दीदी और उनके पूरे परिवार का हाल पूछा और ये जान लिया कि वे उनके जानने वाले हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, बुआ की पहचान वाले हैं। आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज होना था। चूंकि वह मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये तो सोचने की बात नहीं थी कि वह कहाँ रहेंगे। वह बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुंच गए थे। उनकी ट्रेन आनी तो शाम को थी, लेकिन ट्रेन टाइम से ना चलने का बुरा कौन मानता है। ट्रेन 5 घंटे लेट पहुंची थी। हमारे वह मेहमान बिना खाए पिए आधी रात में हमारे घर पहुंच गए। फटाफट खाना बना, सोने का जुगाड़ हुआ और सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाने का भी। वे कोई सप्ताह भर हमारे घर रहे। हम खूब घुल मिल गए। हम रोज ठहाके लगाते, साथ खाते और पूरी मस्ती करते। ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी। दिल्ली में उसे गजक कहते हैं, हमारे यहाँ सब तिलकुट कहते हैं। हम सब ने तिल और गुड़ की उस मिठाई को खूब मज़े से खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का ख्याल रखती थी और भाई भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसती थी। उन्होंने अपने परिचय भेज दिए। हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दोबारा कभी ना उन रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए। तो उस रात हमारे घर आए थे, लेकिन हम सब भाई बहनों ने चेहन में उस रिश्तेदार की याद आज भी ताज़ा है। हम आज भी उनके आने और अपनी रजाई छिन जाने को याद कर खुश होते हैं। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था, तो मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया। दिल्ली के किदवई नगर में वह रहते थे। मैं चिट्ठी लेकर उनके घर गया। विश्वास कीजिए कि जितने दिन उनके घर रहा, परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहा। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गईं और उनका बेटा मेरा भाई। मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो वे चिंतित होते, मेरी राह ताकते। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा है कि मैं हर रोज माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूँ। उनका कहना है कि ये सारे रिश्ते तो उनके पास हैं, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों। बात तो सही है, लेकिन फिर मैं जब सोचने बैठता हूँ तो यही सोचने लगता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं? क्या सचमुच रिश्ते हैं? कल मेरे पास किसी ने रिश्तों पर
कुछ सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी। आज मैं बहुत छोटे में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप बहुत गंभीरता से उन पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने हजारों बार पहले भी ये पंक्तियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से पढ़िए, फिर मुझे बताइए कि क्या सचमुच हम सब उन पंक्तियों के किसी कोने के करीब हैं। अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन रिश्ते के बीच बातें कर सकते हैं। यानी यदि व्यक्ति अकेला है तो केवल अपने में ही बड़बड़ा करके बोल सकता है, लेकिन यदि रिश्ते के बीच बैठा है तो आपस में बातें भी कर सकता है। अकेले हम मजे कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मना सकते हैं। उत्सव यानी त्योहार। त्योहार अकेले नहीं मनाया जा सकता है, अकेले केवल अपने अंदर मजा लिया जा सकता है। अकेले हम मुस्करा सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हम ठहाके लगा सकते हैं, यानी जोर से खुल करके हंस सकते हैं। और आखिरी लाइन यह कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव है। मैं रोज रोज रिश्तों की कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूं क्योंकि सच यही है कि आज आदमी सबके बीच रहकर भी अकेला है। यानी किसी से किसी का कोई मतलब नहीं, यानी संबंधों का कोई किसी के जीवन में महत्व ही नहीं रह गया है, जिसके कारण व्यक्ति अकेला बन गया है। सारे रिश्ते हैं, लेकिन दरअसल कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ते बहुत हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि जब हम रिश्ते की अहमियत नहीं देंगे, हम किसी के यहाँ आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो सारे रिश्ते क्या होंगे? बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हम सब अपनी जिंदगी जीने की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए समय नहीं रहता। यानी खुद के लिए इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं रहता, तो हम रिश्तेदारों को समय कहाँ से देंगे। अब मैं कहीं जाता हूं तो होटल बुक कराता हूं, पता नहीं सारे रिश्ते कहाँ चले गए। आप में से अगर किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी का कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली हैं। मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में हर रोज मुंह उठाए आपके पास पहुंच जाता हूं। समय संस्मरण संग्रह से यह पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ को पढ़ करके आगे स्वाध्याय जो है वो लिख लीजिएगा। जैसे आपको 2 मुहावरे हैं, संकट से 2 हाथ करना, मुकाबला करना, पत्थर की लकीर, पक्की बात, कर भला तो हो कर भला, परोपकार से अपना उपकार होना संभव है। यानी यदि आप दूसरे की भलाई करेंगे तो आपकी भलाई होगी। यानी जैसा करोगे, जैसा बोओगे, वैसा पाओगे। अब ये सारी चीज़ें जो कृतियाँ हैं, इनको आप आराम से लिख सकते हैं। देश की विशेषता, रजाइयों की संख्या, महिला का इलाज कहाँ हो रहा था, पटना मेडिकल कॉलेज में कितनी रजाइयाँ थी, 2। शहरों का नाम आपको लिखना है, पटना है, दिल्ली है। तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, तिलगुड़, गज्जक, तिलकुट। पाठ समाप्त हुआ।